हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनमें हम फाइंड आउट करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सो दिस इज द सीरीज ऑन लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें मेरे पास पहला एग्जांपल है, let W1 and W2 be two subspaces of R4 generated by these two sets, meaning W1 is generated by the set 1 2 2 minus 1 2 3 2 minus 3 1 3 4 minus 3। W1 इस सेट से जनरेट हो रहा है और जो W2 है वो किससे जनरेट हो रहा है भाई? इससे जनरेट हो रहा है 1 2 0 minus 1 1 2 3 0 6 9 9 minus 3। So W1 is generated by this one, W2 is generated by this one. Now we are to find the basis and dimension of W1, W2, W1 intersection W2। हमें W1 का बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करना है, W2 का भी करना है और दोनों की इंटरसेक्शन का भी फाइंड आउट करना है। ऐसे ही मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है, इसमें हम करेंगे W1, इसमें क्या है W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ R4। R4 किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2। अब ध्यान से देखिए W1 कैसा है ABCD, वेयर एज B minus 2C plus D equal to 0। मीनिंग आप कह सकते हैं जो आपका W1 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन स्पेस है, और ऐसे ही W2 है मेरे पास ABCD, वेयर एज A is equal to D, B is equal to 2C। मीनिंग ऐसे ही ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इनका जो सॉल्यूशन स्पेस है वो क्या बन रहा है? W2 बन रहा है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ऐसे ही हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1, W2 एंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमारे पास W1 जो था इस सेट से जनरेट हो रहा है, W2 इस सेट से जनरेट हो रहा है। तो एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो दीज आर द वेक्टर्स इन R4। अब इन वेक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो, और उस मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे देंगे और उसके बाद उसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जितने भी मेरे पास नॉन जीरो रोज बचेंगे तो दैट इज द बेसिस, और उनकी जो गिनती होगी दैट इज द डायमेंशन। ठीक, अब रो एक्लन फॉर्म क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। रो एक्लन फॉर्म का मतलब होता है जैसे जैसे रो वाइज हम नीचे जाते रहते हैं किसी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ जीरोज आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। ठीक, तो दैट इज द रो एक्लन फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास ये था फर्स्ट वाला W1 जिससे जनरेट हो रहा था, इस सेट को मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये जो पहला वेक्टर था, ठीक है, ये हमारा पहला रो हो गया, दूसरा वेक्टर दूसरे वाला रो हो गया और तीसरा वेक्टर तीसरे वाला रो हो गया। तो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म को मुझे रिड्यूस करना है रो एक्लन फॉर्म में। तो हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी उतार रखा है। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है? जैसे जैसे हम रो वाइज नीचे जाते रहते हैं जीरोज की जो गिनती है वो बढ़ती रहती है। तो करते हैं फिर जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, इसको भी जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो सीधी सी ऑपरेशन आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। देखो फिर इसमें से इसका 2 टाइम्स निकालेंगे, जैसे कि ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और इसमें से इसको ऐसे ही निकाल देंगे तो R3 माइनस R1। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R1 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक, और जो R2 होगा इसमें से इसको निकालेंगे तो भाई 0 आएगा। ऐसे करके 3 में से इसका 2 टाइम्स निकालेंगे तो ये -1 -2 और ये 1 बच जाएगा। ऐसे इसमें से इसको निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 में से -2 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हाँ, इसको आगे भी तो रिड्यूस कर सकते हैं, तो लगाइए फिर। ये रहा आपका R3 में से R2 निकाल दो। R3 में से R2 निकालेंगे, ये तो 0 रहेगा। इसमें से ये निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये मैट्रिक्स बचा 1 2 2 -2 0 -1 -2 0। और जब हम ये तो सारे का सारा 0 हो जाएगा जब ये ऑपरेशन हम ये वाली ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे इसमें। ठीक, तो समझ रहे हो? तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये सारे का सारा क्या हो गया भाई? 0। जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो 0 ही था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो
तो हमारे पास नॉन जीरो रोज जी बचे तो 1 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 1। इसको फिर से हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आपका क्या बन गया भाई, बेसिस। तो दीज आर ओनली टू नॉन जीरो रोज, तो दे फॉर्म बेसिस ऑफ W1। ऐसे हम W2 के लिए देखेंगे। W2 किससे जनरेट हो रहा है भाई, इस सेट से जनरेट हो रहा है 1 1 0 माइनस 1 1 2 3 0 6 9 9 माइनस 3। तो वैसे ही हमने इसका मैट्रिक्स बनाया B, पहला वेक्टर लिखा 1 1 0 माइनस 1, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है 1 2 3 0 1 2 3 0 और तीसरा वेक्टर 6 9 9 माइनस 3 6 9 9 माइनस 3। तो ठीक है, इसको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में। तो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, तो ऑपरेशंस लगाते हैं भाई। इसमें से इसको वैसे ही निकाल दो R2 माइनस R1 और R3 में से इसका R1 का 6 टाइम निकाल दो। तो लगाते हैं ऑपरेशन R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 6 टाइम्स R1। यहाँ से आप देख सकते हो, पता चल जाएगा बड़े आराम से। तो अब के पास मेरे पास आया R1 तो एज इट इज, R2 में से इसमें से ये निकाला 1 में से 1 गया 0, यहाँ से मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से 1 बचा। ऐसे मैं इसका 6 टाइम निकालूंगा तो 0, इसमें से मैं इसका 6 टाइम निकालूंगा 3 आएगा, तो यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक, अब मेरे पास आता है तो अब एक ऑपरेशन और लगेगी, इसमें से इसका 3 टाइम निकालो। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल है, ये इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ यही बन रहा है। इसमें से R3 में से 3 टाइम्स R2 निकाल दो, तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा, R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 1 0 माइनस 1। अब निकालो फिर R2 भी एज इट इज, R3 में से निकालो तो 0 में से 0 गया 0 आया, तो 3 में से 3 गया 0 आया, 9 में से 9 गया फिर 0 आया, 3 में से 3 गया, ये पूरे का पूरा क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो ऐसे ही मेरे पास W2 का जो बेसिस आया, बेसिस फॉर W2, तो W2 का बेसिस मेरे पास क्या आया भाई, ये वाले नॉन जीरो रोज, दैट इज 1 1 0 माइनस 1 और सेकेंड वन इज 0 1 3 1। सो दिस इज द बेसिस फॉर W2। अब बात आती है डायमेंशन की, तो देख लो फिर डायमेंशन ऑफ W2, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने वेक्टर्स हैं, 1 2, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई भाई, 2। तो बेसिस हमारे पास आ गए W1 के भी, W2 के भी, और उनकी आ गई डायमेंशन। ठीक, अब बात आती है W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस एंड डायमेंशन की। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं बेसिस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे पास W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस हम तभी निकाल पाएंगे, उससे पहले हमें निकालना होगा बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 किससे जनरेट होगा भी, इन दोनों की यूनियन से। इन दोनों की यूनियन मतलब B1 क्या था, बेसिस W1 का, B2 बेसिस ऑफ W2। तो B1 का बेसिस, W1 का बेसिस B1, इसका बेसिस नाम रख दो B2। इन दोनों की आप यूनियन अगर लोगे तो उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास मैट्रिक्स आया C, तो ये फर्स्ट रो में चला जाएगा, ये सेकंड रो में चला जाएगा इस मैट्रिक्स की, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो, ऐसे मैंने मैट्रिक्स बनाया C। अब मेरे पास वैसे ही है, C मैट्रिक्स को आप एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो तो ऑपरेशंस लगानी है रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4 पे। अब यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है R3 में से मैं R1 निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये तो सारे का सारा वैसे ही रहेगा, R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज। इसमें से R3 में से अगर हम R1 निकालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा और ऐसे ही ये 1 बन जाएगा। तो ये एज इट इज ही अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आप यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों रो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो कर दो फिर, ऑपरेशन लगानी है, R3 में से R2 निकाल दो, तो ये तो एज इट इज रहेगा, R2 भी एज इट इज रहेगा। जब इसमें से R3 में से R2 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब आपके पास ये वाली रो पूरी की पूरी क्या आ गई, 0 आ गई। या वैसे तो यहाँ से बेसिस आपके आ चुकी हैं, जस्ट इसको आप नीचे ले जाओ, इंटरचेंज कर दो ना R3 और R4 को। तो चलो फिर भी एक ऑपरेशन और लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, R4 में R2 ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक 0 और बन जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे एक 0 बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 बन जाएगा, तो नया R4 मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। तो दिस इज द एक्लन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स C। अब इस एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो रोज देखिए आप, तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा बेसिस, किसका बेसिस भाई? W1 प्लस W2 का। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ बेसिस ऑफ W1, तो बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो क्या आया भाई मेरे पास? तो ये आया यहाँ पे, ये नॉन जीरो रोज लिख दो आप, 1 2 2 -2 and the second one is 0 -1 -2 0 and third one is 0 0 1 2। तो ठीक है भाई, मेरे पास क्या आया? बेसिस आ गया ये किसका? W1 प्लस W2 का। तो इसकी फिर डायमेंशन भी निकाल सकते हो, तो लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशन इसकी कितनी होगी भाई? W1 प्लस W2 की। तो कितने एलिमेंट है बेसिस में? 3 एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई? 3। बट प्रॉब्लम ये है, मुझे तो डायमेंशन निकालनी है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन कैसे आएगी? अब W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस की मतलब डायमेंशन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट लेक्चर में, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल होता है भाई? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। अब W1 प्लस W2 की डायमेंशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कितनी आई भाई? 3, क्योंकि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है? लेट W1 एंड W2 बी द 2 सबस्पेसेस ऑफ R4 whereas W1 is equal to ABC, whereas this is the relation between the tuples, that is B minus 2C plus D is equal to 0, or you can say W1 is the solution space of the equation। ऐसे ही हमारे पास W2 है, that is again ABCD, whereas A and D are equal and B is twice of C, or you can say W2 is a solution space of this equation। तो basically हमें find out करना है the basis of W1, basis of W2 and basis and dimension W1 intersection W2। अब सीधी सी बात है, हमें तो सिंपली सोल्यूशन स्पेस, इक्वेशन के सोल्यूशन स्पेस का बेसिस निकालना है, तो वो W1 का बेसिस हो जाएगा। अगर इसका निकालेंगे तो W2 का बेसिस हो जाएगा, अगर दोनों का निकालेंगे तो कॉमन का हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, W1 जो है दैट इज द बेसिस, दैट इज द सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो B की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहाँ से इस इक्वेशन से, तो B माइनस 2C प्लस D है, तो मैंने B की वैल्यू निकाल ली 2C माइनस D। अब ध्यान से देखिए, A जो है A ही रहेगा, B की जगह पे हम 2C माइनस D निकालेंगे, क्योंकि B जो है वो डिपेंड कर रहा है C एंड D पे, तो C C ही रहेगा, D D ही रहेगा। ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। तो A तो A ही है, B की जगह पे आया 2C माइनस D, C की जगह पे C और D की जगह पे D, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम मैं इसको स्प्लिट करने जा रहा हूँ, आगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्प्रेड कर रहे हैं। कैसे? इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई? पहले तो A वाले देख लो, इसमें A है तो मैंने यहाँ पे A लिखा, और बाकी किसी में सेकेंड टपल, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे इन प्लेसेस पे A नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, पहले के लिए ये सभी 0 लिख दिए। अब आती है बात सेकंड में, सेकंड में B है, B इसमें किसी में भी नहीं है, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। अब आते हैं C पे, C इसमें और इसमें, इन दोनों में है, इसमें C नहीं है तो 0 लिखेंगे, इसमें C है 2C लिखेंगे, इसमें C है ओनली C लिखेंगे, इसमें C नहीं है तो 0 लिखेंगे। जिसमें C है, इसमें 2C था, इसमें 2C था 2C लिखा, इसमें C था C लिखा, इसमें C नहीं था तो 0 लिखा, यहाँ पे C नहीं है वहाँ पे 0 0। अब बात आती है D के लिए, इसमें D नहीं है तो 0, इसमें D है यस तो माइनस D, इसमें D नहीं है तो 0, इसमें D है तो D। तो सिंपल सी बात है, इसको मतलब स्प्रेड करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स। वो देखेंगे क्या क्या आते हैं।
ठीक है, अब यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकाल लो भाई 1 0 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैं सी कॉमन निकाल सकता हूँ, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा सिंपल। इसमें मैं सी कॉमन निकालूंगा, तो सी कॉमन निकाला तो यहाँ पे आया 0 2 1 0, और लास्ट वाले में मैं डी कॉमन निकालूंगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो वेक्टर था इन सभी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया भाई, ठीक। तो लिख दो फिर, तो B1 ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना, तो ये मेरे पास आ गया बेसिस। बेसिस किसका आया भाई? W1 का। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहूँ तो सिंपल है, डायमेंशन ऑफ W1 की डायमेंशन कितनी आएगी भी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस, दैट इज 3। अब आते हैं सेकंड W2 पे। W2 भी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं वेक्टर फॉर्म मतलब कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लूँगा, कॉलम मैट्रिक्स में ABCD। अब वही बात, अब ये इसका सोल्यूशन स्पेस बन रहा है, ठीक है। तो A की जगह पे मैं D लिखूंगा, बिकॉज A इज इक्वल टू D, A एंड D बोथ आर इक्वल। आप ऐसा भी कह सकते हो D की जगह पे A लिख लो, एक ही बात है। तो A को मैंने D लिखा, B को मैंने 2C लिखा, लिख दो फिर, क्या प्रॉब्लम है। A को मैंने D लिखा, B को मैंने 2C लिखा, ठीक। तो फिर C और D तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक। तो C को C लिखा, D को D लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब A तो किसी में भी नहीं है, B भी नहीं है, तो छोड़ दो। अब C किस में है भाई? C यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लिखो इसमें बाकी सभी, इन दोनों को 0 0 कर दो, ठीक। तो पहले चलो D वाले लिख लो, C वाले लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट, पहले चलो D वाले लिख लो। तो इसमें मेरे पास क्या है? D इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है D, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, ठीक। अब C यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2C और C, 2C और C, और यहाँ पे फिर ये दोनों 0 ऐड करेंगे तो वही बनेगा। तो इसको भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स, वो देखते हैं क्या होंगे। तो यहाँ से मैंने D कॉमन निकाला, यहाँ से मैंने C कॉमन निकाला, तो इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ये वाला, ठीक। तो हम कह सकते हैं B2 दैट इज 1 0 0 1 and 0 2 1 0, that is the basis of W2, ठीक। अब बात आती है डायमेंशन की, देख लो इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आएगी मेरे पास डायमेंशन किसकी भाई? W2 की। कितनी आई भाई? 2। तो दैट इज द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W2। यहाँ से मैंने W1 की बेसिस एंड डायमेंशन निकाला, यहाँ से W2 का निकाला। अब बात आती है दोनों की इंटरसेक्शन की। अब हमें निकालना है W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस, तो चलिए फिर निकालते हैं। अब क्या करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2, दो मेरे पास बेसिस दी, मतलब इनका बेसिस, इसका बेसिस और इसका बेसिस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब मुझे बेसिस चाहिए इंटरसेक्शन का, तो इन दोनों की हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालने से मेरे पास एक तो ये इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन ये होगी, इन मतलब तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन स्पेस निकालना है मुझे। तो कुछ नहीं, चलिए करते हैं फिर। W1 इंटरसेक्शन W2, तो ये मैंने सारे का सारा W1 लिखा, ये सारे का सारा W2 है। W1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले टपल्स हैं, W2 में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले टपल्स हैं। अब देखिए पहले W1 वाले A एंड D इक्वल है, एंड W2 वाले सॉरी A एंड D इक्वल है, B किसके इक्वल है भाई? 2C के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, B जो है वहाँ पे 2C सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2C सब्स्टिट्यूट करूँगा तो कर दो फिर, यहाँ पे चलो लिखते हैं, B की जगह पे मैंने ये रखा 2C, ये 2C ऑलरेडी था, ये रहा D, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू भाई 0 आ गई। अगर D की वैल्यू 0 आ गई, और एक बात ये, यहाँ से A एंड D भी तो इक्वल है, तो ये दोनों ही 0 हो गए। A भी आपका 0 हो गया और D भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब बात आती है B की, तो B तो मेरे पास 2C था ही। अब मेरे पास तीन इक्वेशंस बची, एक तो A इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0, एक बची B इज इक्वल टू 2C। तो ठीक है भाई, हम वैसे ही इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक 0, D भी क्या आया? 0, C तो C है ही है, और B की जगह पे मैंने क्या लिखा? 2C। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट C को कॉमन निकालना है। ये बचा 0 2 1 0, ठीक। तो फिर यही तो आपका बेसिस है, 0 2 1 0, ये आपके पास बेसिस आया इंटरसेक्शन का। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ
डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो बेसिस में कितने एलिमेंट हैं भाई? ओनली 1। तो वी कैन से दैट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? बेसिस। किसका बेसिस आया भाई? W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो करना कुछ नहीं है, जो भी मेरे पास सब स्पेसेस दिए होंगे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, वहाँ से इन टपल्स में मतलब इन टपल्स के एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन दिया होगा, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है। हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस ही निकालना है, वही इसका बेसिस होगा। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।